नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि बीटा हाइड्रोजन, तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा जानना हमें ज़रूरी है। तो जो भी ग्रुप से कोई भी ग्रुप जो है कार्बन से अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, फिर ये बगल वाला कार्बन, फिर ये बगल वाला कार्बन, सब पे हाइड्रोजन हम लोग लगा देते हैं। सब पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ओके, तो ये है। अब जो अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा ये सब पोजीशन जो होता है, ये हो गया ये कौन सा पोजीशन हो गया, ये हो गया अल्फ़ा। ओके, ये क्या हो गया अल्फ़ा, ये जो हो गया बीटा। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। इट मीन्स जो हेलोजन एटम जिस एटम से अटैच है, कार्बन से अटैच है, वो दूसरे कार्बन से अटैच है, उसकी बात हो रही है। उस पे जो हाइड्रोजन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जब इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, जब इसको हीट कराया जाता है, जो हेलो अल्केन है, जो बीटा हाइड्रोजन जिसमें है, उसको हीट कराया गया किससे, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये क्या है, OH माइनस क्या है, यहाँ पे OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, लेके चला जाएगा। और क्या बन जाएगा, ये वाटर बन गया। ये हाइड्रोजन, इसको तो OH माइनस को तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव मीन्स चार्ज मीन्स मुसीबत। और जब भी मुसीबत आता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को यहाँ से, ये जो हाइड्रोजन है उसको बोलेगा तुम इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो ये वाटर बन जाएगा, क्योंकि OH माइनस आयन था। और इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस कार्बन पे आ जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, हाँ, यहाँ पे जो होगा, सॉरी, यहाँ पे जो होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एक तो कार्बन का खुद का था, ये जो बॉन्डिंग का, जो बॉन्डिंग में क्या किया, हाइड्रोजन छोड़ के चला गया, तो 2 जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। ये क्या करेगा, अब ये छोड़ के जाएगा, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये बेस के पास चला गया अपना इलेक्ट्रॉन देके। तो एक तो इसका अपना ही है, दूसरा क्या करेगा, ये जो है इसमें दे देगा। ये दोनों कहाँ चला जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और बॉन्डिंग बन जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक और बॉन्डिंग हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसने यहाँ का जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया। और यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होने के चलते क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो 5 हो जाएगा। इधर डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो अब ये 5 तो बैलेंसी जो है वो प्रॉपर नहीं है, अनस्टेबल होगा, इसके ऊपर मुसीबत हो जाएगा। तो इस मुसीबत से निपटारा के लिए क्या करता है, ये जो है हेलोजन रिमूव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से चला गया, उसके वजह से कितना रिएक्शन हो गया, कितना जो हलचल हो गया, और इससे क्या रिज़ल्ट हुआ। तो इससे क्या रिज़ल्ट हुआ, एक तो डबल बॉन्ड बन गया और ये जो है यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये जो बन जाता है, ये क्या बन गया, अल्कीन बन गया। दिस इज़ कॉल्ड अल्कीन। डबल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, अल्कीन। और यहाँ जो है, जो OH माइनस था और H हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। यहाँ पे BH लिखा हुआ है, और ये हेलोजन एटम जो है बाहर निकल गया, X माइनस हो गया। तो इस तरह जो है ये भी क्या करेगा, जैसे KOH है, जैसे मान लीजिए कि KOH था, तो OH माइनस यहीं से निकला ना, जो कि इसके साथ बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, तो ये H2O हो गया। और ये जो K था, K तो अकेला था, K इसके साथ बना लेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या हो जाएगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, और अल्कीन, सबसे पहले अल्कीन बनेगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, और क्या बनेगा, KX बनेगा। ओके, तो ये रिएक्शंस होंगे। तो इसको कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है इसको, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इसमें किसका ट्रीटमेंट होता है,
अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें जो है बीटा पोजीशन से ये हाइड्रोजन गया और अल्फ़ा से क्या होगा कि हेलोजन जाएगा, अल्फ़ा कार्बन एटम से हेलोजन जाएगा और ये जो रिएक्शन होगा इसी को कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन। तो ये मेजर जो है अल्फ़ा से भी गया है, लेकिन मेजर किसके वजह से ये सारा जो झमेला है, सारा जो कांड हुआ है किसके वजह से हुआ है? बीटा पोजीशन की वजह से हुआ है, बीटा के पोजीशन में चेंजेस आए उसके वजह से हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसमें क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, इसमें उसके पोजीशन को नहीं सब्स्टिट्यूट किया, उसके जगह पे नहीं आया। अगर उसके जगह पे आ जाता कोई तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? बीटा पोजीशन से हट गया है, वो एटम क्या हो गया? हट गया है। एक तो हटा है दोनों, एक जो है प्रोटॉन हटा है, H हटा है और X हटा है, तो एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन मेजर किसके वजह से हुआ? बीटा पोजीशन की वजह से, तो इसीलिए ये बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है जब दो बीटा पोजीशन हो। अब जैसे आपने ये देखा, ये भी ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, लेकिन ये भी तो बीटा है। और देखो बीटा पोजीशन पे इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है। अब किधर से एलिमिनेशन होगा? किधर डबल बॉन्ड एलिमिनेशन होगा उधर ही से डबल बॉन्ड बनेगा। तो किधर से डबल बॉन्ड बनेगा? तो देखिए दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बनेंगे, लेकिन एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर और माइनर, और इसका जो इसके बारे में जो बताया वो थे केमिस्ट थे, रशियन केमिस्ट थे। 1875 में उन्होंने ये बोला था कि ये सेर्जेव रूल कहा जाता है इसको। जब डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन, हेलोजन किसका रिमूवल हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हेलोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये कैसा है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है। तो जब इस तरह का रिएक्शन होगा इसको एलिमिनेशन भी कहेंगे और इसको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे। तो जो प्रोडक्ट जो बनेंगे ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कि डबल बॉन्ड के कार्बन अल्काइल ग्रुप से अटैच होंगे। तो ये जो कहा गया कि preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group attached to doubly bonded carbon atom। तो जिस कार्बन एटम से अगर मान लीजिए कि अटैच है डबल बॉन्ड जो है जिस कार्बन में बना हुआ है, तो उससे अगर अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो उसका ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या हो गया? एलिमिनेशन, ये बीटा पोजीशन हो गया। अब ये प्रोडक्ट हुआ ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अब जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसका कितना परसेंटेज बना है? 19%। तो जब इससे अटैच होने चाहिए अल्काइल ग्रुप, अगर उससे अटैच अल्काइल ग्रुप है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अब इधर से हम लोग देख सकते हैं, अगर इधर से जो है ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तब क्या हुआ है? तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने के बाद इसके पीछे तो है बैकअप के लिए अल्काइल ग्रुप। तो जब इसका बॉडी गार्ड रहेगा तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इधर तो बॉडी गार्ड कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है। यहाँ तो बॉडी गार्ड है, पीछे में बैकअप के लिए जो है इसके सपोर्ट के लिए तो अल्काइल ग्रुप है। तो जब सपोर्ट के लिए अल्काइल ग्रुप है तो इट मीन्स क्या बनेगा? ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो कौन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा? तो डबल बॉन्ड जो है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप अटैच है। और ये कहा गया है कि प्रेफर्ड प्रोडक्ट वही बनेगा जिसके बैकअप में जो है अल्काइल ग्रुप रहेगा। तो यही था सेर्जेव रूल, और ये इस पे जो है बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नाउ एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं दोनों रिएक्शन में जो है आपने देखा कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज मीन्स न्यूक्लियोफाइल, दोनों केस में न्यूक्लियोफाइल था। लेकिन
अब एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा, ये डिसाइड करता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बीच में कंपटीशन होता है। जैसे एक जो भी चीज़ एक रेस में कंपटीशन होता है, और रेस जब होता है तो जो जीतता है उसको मेडल मिलता है। तो उसी तरह यहाँ भी जो है बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर जो है यहाँ पे काम करेंगे। स्ट्रेंथ काम करेगा अल्काइल हैलाइड का, नेचर काम करेगा, साइज़ जो है बेस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और रिएक्शन कंडीशन काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें काम करेंगी और उसी पे डिसाइड होगा कि कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और कौन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो अल्काइल हैलाइड विथ बीटा हाइड्रोजन एटम when reacted with a base or nucleophile has two कंपीटिंग रूट, दो कंपीटिंग रूट है। जब बीटा हाइड्रोजन नहीं हो तब तो कोई एलिमिनेशन का बात ही नहीं है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की बात दोनों आ जाएगी, कब आ जाएगी? जब उसमें बीटा हाइड्रोजन होगा। तो बीटा हाइड्रोजन होगा तो जो है दोनों केस में कौन फॉलो करेगा? तो जनरली जब न्यूक्लियोफाइल बहुत बल्की होंगे, बहुत हैवी होंगे, तो उस केस में जो होगा बल्कियर जो होंगे, उस केस में क्या होगा कि टेट्रावैलेंट कार्बन एटम को, टेट्रावैलेंट मीन्स व्हाट, जो बल्की कार्बन एटम है उसके पास जो है अगर हेवी न्यूक्लियोफाइल है तो उसको जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उस केस में जो होगा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, जब हेवी न्यूक्लियोफाइल होगा तब। तो उस केस में क्योंकि अप्रोच करना, उसको अटैक करना, कार्बन सेंटर पे जाना, तो ये थोड़ा मुश्किल हो क्योंकि उसका साइज जो है बड़ा है, हेवी है। तो उस केस में जो होगा केवल एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और जब हल्के फुल्के कोई, जैसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो अब इस दोनों में भी मैंने लगभग समझा दिया था कि जब प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड है उसमें SN2 रिएक्शन होगा, सेकेंडरी में जो है SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो SN2 किस केस में होता है? जैसे मैंने बताया था SN1 रिएक्शन जो है 1 2 3 फॉर्मूला दिया था, तो 3 डिग्री कार्बन जो है वो स्टेबल होता है किस केस में? SN1 के केस में, जहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है। तो SN2 जो होगा वो हमेशा 1 डिग्री को ज़्यादा प्रेफर करेगा, 1 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे अटैक करना है। यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं, अटैक होगा SN2 में। तो यहाँ पे जो फॉलो होगा, यहाँ पे जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे उसमें केवल SN2 रिएक्शंस होंगे। लेकिन सेकेंडरी जब हैलाइड हो जाएंगे, क्योंकि SN2 जैसे जैसे उस पर जो है, जैसे इसका साइज, इसके चारों ओर जो है, जैसे आ गया कोई बल्की ग्रुप आ गया, एक था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब 2 आ गए तो क्या हो गया? इस पे अटैक करना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि चारों तरफ से इसको घेर लिया है। ये जो कार्बन तो छोटा है और इसके चारों ऊपर नीचे सब ये आ गया जो बल्कि अल्काइल ग्रुप था, तो उसको अटैक करना, उसको अटैक करेगा तभी रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन क्या है? जब उस कार्बन एटम पे अटैक करेगा तभी रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से उसको घेर लिया है, उसके अंदर जाके घुस के उसके साथ रिएक्शन करना है, हेलोजन को हटाना। सॉरी, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बना दिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेलोजन, या X या Cl मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। जब जो है जब 2 डिग्री होंगे, 3 डिग्री में तो बिल्कुल नहीं होगा, SN1 ही होगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसमें जो होगा एलिमिनेशन फॉलो करेगा, और जो है एलिमिनेशन फॉलो करता है यहाँ पे, और SN2 फॉलो करता है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके लिए SN2 में। लेकिन SN1 में क्या हो जाएगा? ये SN1 में जब टर्सरी होंगे तो SN1 और जो है एलिमिनेशन दो ही फॉलो करेंगे, और ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा और सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन पे डिपेंड करेगा। तो आपने देखा होगा कि जो टर्सरी वाले हैं, तो टर्सरी के केस में जो है SN2 नहीं होता है, SN1 ही होता है टर्सरी के केस में, क्योंकि अनस्टेबिलिटी हो जाती है वहाँ पे, तो SN1 फॉलो करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो एलिमिनेशन में क्या करेगा? ये हाइड्रोजन ले लेगा और हाइड्रोजन ले लेगा यहाँ पे, और ये Br रिमूव हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये अटैक करेगा। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो गया? अटैक किया और ये रिमूव हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? ये इसको ले गया
और ये अपना बॉन्ड दिया और ये वापस चला गया, तो ये हो गया एलिमिनेशन। इसमें सब कुछ एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसको हटा के ये आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये थे आपके एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मेटल का रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड के साथ अगर होता है तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। तो और चूँकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड और उसके साथ मेटल ऐड हो गया, तो ये जो कंपाउंड बना दैट इज़ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड जो डिस्कवर्ड हुए थे इम्पॉर्टेंट, तो ये डिस्कवर्ड किया था ग्रिगनार्ड ने 1901 में, और जो था अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो हेलोजन में जो भी आ सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी आ सकता है, यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप में कुछ भी आ सकता है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड था और इसको कहा गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट, चूँकि इन्होंने फाइंड किया था। इनकी बहुत सारी जो है डिस्कवरी है जो बहुत सारी इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक इन्होंने रिएजेंट फाइंड किया था मिथाइलेशन के लिए, जिंक जो है डाई इथाइल ईथर के लिए, ये इसका उन्होंने जो है यूज़ किया और ये बहुत ही अच्छा रिएजेंट था जिंक को डाई इथाइल ईथर में जिसका यूज़ मिथाइलेशन के लिए किया। उसके बाद इनका जो अभी हम पढ़ रहे हैं मैग्नीशियम ईथर कॉम्बिनेशन बनाया जो कि क्वाइट यूज़फुल रहा। देन उसके बाद जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला, बट इनको नोबेल प्राइज़ जो इसके लिए मिला निकल कैटालाइज हाइड्रोजनेशन। जो निकल का यूज़ हम लोग करते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए, जैसे अल्कीन को जो है अल्केन बनाने के लिए, या अल्काइन जो है उसको जो है अल्केन बनाने के लिए, अल्कीन बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग निकल का यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए। तो ये भी इन्हीं का देन था। तो बहुत सारी डिस्कवरी इनकी देन है और इसीलिए ये जो रिएजेंट था इनका नाम ही इनके नाम ही पे आ गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्योंकि इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था और इसको देखा था। तो ये होता क्या है, पहले रिएजेंट प्रिपेयर कैसे होता है। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे RX और उसका ट्रीटमेंट हम मैग्नीशियम से करवाते हैं इन ड्राई ईथर। किसमें? ड्राई ईथर में करवाते हैं, तो ये देता है जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट देता है। तो बहुत इजी है, इसके बीच में जैसे RX के बीच में मैग्नीशियम घुसा दीजिए, ये हो गया RMgX। तो ये रिएक्शन होंगे। नाउ अब हम लोग इसके जो है देखते हैं इसका बॉन्डिंग के बारे में। क्या ये जो है अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे ये अल्काइल ग्रुप में है, तो अल्काइल ग्रुप X है, यहाँ पे CH3 जो भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, तो मैग्नीशियम किस ग्रुप का है? सेकेंड ग्रुप का है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग से सेकेंड वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। मीन्स क्या, ये जो कार्बन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि कार्बन जो है वो किस साइड में आता है, P ब्लॉक का है। तो ये जो हो जाएगा, ये थोड़ा सा इस दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो इसका जो होता है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो स्टार्टिंग में जो अल्कली मेटल होता है ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये तो ग्रुप 2 का है और ये जो है P ब्लॉक का है। तो आप देखोगे इसका जो ग्रुप है वो पहले है और इसका ग्रुप बाद में। तो जैसे जैसे जो ग्रुप बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे जो है लालचपन, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो हैलोजन जो है सबसे पीछे आता है, उसके बाद नोबल गैस आता है। नोबल गैस से पहले तक ये जो लालचपन है वो बढ़ता जाता है, उसको खींचने की क्षमता। जो बॉन्डिंग किया, दोनों लोग ने बॉन्ड बनाया, लेकिन ये जो चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे, वो पूरी तरह नहीं खींचेगा क्योंकि बॉन्डिंग तो टूट जाएगा। तो इसीलिए वो थोड़ा सा खींचने की कोशिश करता है। तो खींचने की कोशिश मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने की कोशिश करता है। जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके सर पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं इस दोनों से, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। और ये तो पता ही है कि ये नेगेटिव होगा, ये हैलोजन है, तो जो नोबल गैस से जस्ट पहले का है। तो अब देखते हैं ये
अल्काइल ग्रुप जो है, ये कार्बन जो है, अल्काइल ग्रुप मीन्स कार्बन, तो कार्बन नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। अब इसी के वजह से बहुत सारे रिएक्शन जो नॉर्मली नहीं होते हैं वो इस रिएक्शन की वजह से होंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत रिएजेंट है, दिया गया है, जो कि ग्रिग्नार्ड के द्वारा दिया गया है। तो ये बॉन्डिंग आपको क्लियर हो गई होगी। और पहले इसको जैसे हमने अब हेलोजन को देखा, तो हेलोजन और मैग्नीशियम का जो बॉन्डिंग होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। फिर कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्डिंग, तो मैग्नीशियम का जो है पॉजिटिव होगा और जो कार्बन का हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये रिएक्शन, इस तरह बॉन्डिंग होती है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, चूँकि यहाँ पे इतनी सारी पोलैरिटी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर इसको कहीं से, इसको प्रोटॉन से बहुत जो है, प्रोटॉन का बहुत ही जो है ये क्या है, बहुत ही इसको अच्छा लगता है प्रोटॉन से मिलना। तो जैसे ही प्रोटॉन इसको कहीं से भी मिलेगा, तो इसीलिए कहा जाता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर जो यूज़ किया जाता है, तो ड्राई ईथर क्या रहता है, पानी को हटा देगा। पानी मतलब प्रोटॉन, पानी का मतलब H2O का मतलब क्या होगा, जैसे OH है और H है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, H है, H हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। तो जो भी हाइड्रोजन कंटेनिंग जो भी होगा, जैसे अल्कोहल है ROH, अगेन H आ गया तो प्रोटॉन है इसमें। जैसे वाटर था तो अगेन H आ गया, प्रोटॉन है इसमें। एमीन RNH2, अगेन H है तो प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन वाले जो भी, जहाँ से भी इसको सोर्स मिलेंगे, प्रोटॉन अगर है तो जो हाइड्रोकार्बन बना देता है। तो जैसे इवन वाटर, अल्कोहल, एमीन, तो इस सब में प्रोटॉन है, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये जो है अल्केन में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हाइड्रोकार्बन नहीं बने, जब हमको ज़रूरत नहीं है हाइड्रोकार्बन की, तो उसको हमको जो रिएक्शन जो होते हैं हमेशा ड्राई ईथर में होते हैं। तो ड्राई ईथर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ड्राई ईथर आपने नहीं लिखा और ये सब, तो जो रिएक्शन होने वाला रहता वो नहीं होता, तुरंत हाइड्रोकार्बन दे देता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। इसको कहीं से प्रोटॉन मिलना चाहिए, प्रोटॉन जैसे ही मिला दोस्ती किया और हाइड्रोकार्बन बना दिया। तो इस तरह जो है। अब यहाँ पे दो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऊर्ज रिएक्शन। तो एक रिएक्शन हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरा पहला हुआ मैग्नीशियम से, और दूसरा क्या हो गया, सोडियम से। दूसरा रिएक्शन किससे हो गया, सोडियम से हो गया। तो अब यहाँ पे सोडियम से रिएक्शन होने के बाद ये बहुत जो है यूज़फुल रिएक्शन है। और ये जब हमको जो कार्बन एटम जो हमने लिया है उससे डबल कार्बन एटम अगर उस प्रोडक्ट में चाहिए, तो तब उसका रिएक्शन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक जो है अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया। तो डबल किस लिए हो गया, डबल इसलिए हो गया क्योंकि ये जो रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन जो है, ये डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम देता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये डबल नंबर ऑफ अल्केन यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे बनेगा अल्केन बनेगा, हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द रिएक्टेंट। और इस तरह जो है ये NaX बनेंगे, सोडियम हेलाइड बनेंगे। और अगेन यहाँ पे ड्राई ईथर लेना ज़रूरी है, सोडियम इन ड्राई ईथर, ओके, क्योंकि प्रोटॉन का झमेला हो जाता है। इसीलिए जो भी रिएक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसमें ड्राई ईथर लिया जाता है, ओके। नाउ अब ये हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स। अरीन्स के रिएक्शन जो होते हैं, जो बेंजीन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, उसके रिएक्शन थोड़े अलग होते हैं। जो जनरली होता है उससे बहुत ही अलग होते हैं। तो अलग क्यों होते हैं, तो ये जो अरीन्स होता है, अराइल हैलाइड होता है, वो ये लेस रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसके अगेंस्ट ये जाता नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्लेस कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होगा, मान लो कि Cl है, Cl या X जो भी
हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा था, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो RCl जो है वो किससे में बदल रहा था, OH में, ROH बन रहा था यहाँ पे। तो Cl हट रहा था और ये बन रहा था। या अल्कीन में जो बना, जो बीटा एलिमिनेशन हुआ, वहाँ भी जो है इस तरह की बातें हो रही थी। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन की बात नहीं करेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पे करते हैं। तो इसमें जो है क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा क्लोरीन का। क्लोरीन का कब रिप्लेसमेंट होगा, जब यहाँ पे OH माइनस मान लो कि न्यूक्लियोफाइल है, या OH नहीं, हम इसको मान लेते हैं ये X है, ओके, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया। तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे आएगा इसको हटाने के लिए, हटेगा तभी, इस पे अटैक करेगा तभी हटेगा। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा कि जो रेजोनेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर जो होते हैं क्वाइट स्टेबल होते हैं। कंजुगेशन होता है, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का जो है, जिसके वजह से जो होते हैं वो ये क्या होते हैं कि क्वाइट स्टेबल होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी क्यों होती है। यहाँ पे क्लोरीन ने जो है इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर ये इसको दिया, तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो एक जगह नहीं है, वो सब जगह जहाँ नहीं भी है वहाँ भी एहसास दिला रहा है कि वो है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी होती है तो रिएक्टिविटी होगी ही नहीं। स्टेबल का जस्ट अपोजिट है। रिएक्टिव कौन होगा, जो रिएक्टिव वही एटम होंगे जिसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। जो क्वाइट स्टेबल होंगे वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं, जिसको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन का, तो क्यों रिएक्शन करेंगे। तो ये जो कंजुगेशन है, भले ही है नहीं है अलग बात है, लेकिन ये जो एहसास है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन सब जगह घूम रहा है और ये एहसास दे रहा है कि हम सब जगह हैं। और जिसके वजह से जो एटम है वो क्या है कि वो एक कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, बोलते हैं कि अरे मैं तो स्टेबल हूँ क्योंकि मेरे पास है, तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, तो इसी को तो कहते हैं कंजुगेशन। और ये कंजुगेटेड है। कंजुगेशन का मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये कैसा है, रेजोनेंस है इसमें। तो रेजोनेंस की वजह से जो है ये जो होगा ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और डबल बॉन्ड के चलते क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसके वजह से ये क्लीवेज जो होगा, ये जो बॉन्ड जो होगा यहाँ का, वो टूट नहीं पाएगा। ये जो बॉन्ड है वो टूट नहीं पाएगा, जिसके वजह से टूटेगा नहीं तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। टूटता था तभी सब्स्टिट्यूशन होता था, एक जाता था तभी दूसरा उसी के प्लेस पे आता था, तो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। तो इसीलिए बहुत ही, चूँकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें, तो ये स्टेबल होंगे, और स्टेबल होंगे तो लेस रिएक्टिव होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp3 है, sp3 है, यहाँ पे क्या है, sp2 है। तो sp2 वाले जो होंगे वो ज़्यादा क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। लेकिन sp3 वाले जो होंगे वो ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं इसके मुकाबले। तो दोनों जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है और यहाँ जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन में डिफरेंस क्या है हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पे sp3 और यहाँ पे sp2, और यहीं पे तो अटैच होगा, यहीं पे तो अटैक करेगा। तो ये जो है इस sp2 है, sp3 है, जिसके वजह से जो है ये, और sp2 के वजह से एक और चीज़ होगा कि sp3 में और sp2 में कंपेयर किया जाए तो sp2 में जो होता है वो ये मोर एस कैरेक्टर होता है। एस कैरेक्टर मीन्स जो एस, जो आपने sp-df जो ऑर्बिटल का नाम सुना होगा, जो अपने 11th चैप्टर में पढ़ा होगा, तो एस वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के पास होते हैं। एस वाले जो होंगे ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। तो जिसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। तो यहाँ पे और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो बॉन्ड जो इतना बड़ा था यहाँ तक था, ये बॉन्ड जो है यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये छोटा हो जाएगा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं sp3, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन,
और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो जब हम sp3 की बात करते हैं तो sp3 में क्या है, तीन जो है p और एक s, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो जो है ये चारों में बटेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे लेस एस कैरेक्टर हो जाए, यहाँ पे जो है लेस एस कैरेक्टर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो एस है और P2 है, तो यहाँ पे मोर एस कैरेक्टर, और मोर एस कैरेक्टर की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लालचपन, लालचपन मतलब इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड में इसने भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसने भी, लेकिन ये चाहेगा अपनी ओर खींचना, लेकिन इसमें तो ये sp3 है, ज़्यादा लालची नहीं है। sp3 मतलब कम लालची, sp2 मतलब उससे थोड़ा सा उससे जो है वो लालची, और बहुत ज़्यादा लालची हो गया sp। ओके, तो sp वाले जो अटैच रहेंगे तो उसका दूसरा कहानी होगा। तो यहाँ पे कैसा है, ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज है और ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, और जिसकी वजह से जो होगा इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो बॉन्डिंग जो होगा हेलो अल्केन में 177 pm हो जाएगा, जबकि हेलो एरीन में आप देख सकते हैं 169 pm हो जाएगा। तो शॉर्टर बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है जो कि हेलो एरीन्स में है, और लॉन्गर बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा इजी है जो कि हेलो अल्केन में है। तो हेलो एरीन्स जो होता है वो लेस रिएक्टिव होते हैं किसके कंपेयर में, ये हेलो अल्केन की अपेक्षा में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। अब जो है इनेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, दूसरा क्या है, फिनाइल केटाइन जो होगा ये फिनाइल केटाइन किसको कहेंगे, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे X हो गया। जब X चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, X जो है इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो ये फिनाइल हो जाएगा। ये कैसे, तो हमने जो SN1 रिएक्शन था उसमें हमने क्या देखा था कि कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होता है। SN1 में क्या, SN2 में तो डायरेक्ट एक तरफ अटैच हो रहा है, एक तरफ रिमूव हो रहा है, लेकिन जो SN1 रिएक्शन थे उसमें क्या फॉर्म कर रहा था, कार्बोकेटाइन, और इसीलिए 1 2 3 हमने नाम दिया। 3 वाला जो है थर्ड डिग्री जो है वो SN1 का रिएक्टिव ज़्यादा स्टेबल था। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इस तरह जब ये अपना हेलोजन को छोड़ देते हैं तो कैटायन बन जाते हैं। तो ये कैटायन स्टेबल होंगे तभी रिएक्शन बढ़ेगा आगे। तो यहाँ पे जो होगा तो फिनाइल कैटायन जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अनस्टेबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस कैरेक्टर लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन शो ही नहीं करेंगे, SN1 रिएक्शन शो ही नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स है, इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन सारा डीलोकलाइज्ड हो गया, मतलब सब जगह फैला हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ऊपर नीचे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जब ऊपर नीचे है तो ये क्या, न्यूक्लियोफाइल भी तो नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रहा है जो रेजोनेंस की वजह से। इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जो है अपने प्लेस पे नहीं, सब जगह घूम रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल भी तो नेगेटिव है और एरीन्स भी नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो जाएगा। तो ये होंगे। अब कुछ जो है ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर प्रेशर लगाएंगे तो होगा कहीं कहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है फेनोल को प्रिपरेशन, हम लोग फेनोल में भी इसको पढ़ेंगे। तो बहुत सारे रिएक्शन कॉमन है जो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़े, वहाँ पे फेनोल जो बनेगा, जो प्रिपरेशन होगा उसमें पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो दिखने में लगता है बड़ा, लेकिन है छोटा, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन यूज़ होते हैं। एक जगह जो हम पढ़ते हैं तो दूसरी जगह भी जो है वही चीज़ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में, तो वहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जैसा इधर देख रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने बढ़ाया 623 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये बन गया फिनोल। ये क्या बन गया, फिनोल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करा है और ये बन गया
ये फेनोल बन गया। और यहाँ पे जो है जो टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे हमने क्या किया, जैसे जैसे पहले फेनोक्साइड बनेगा, फेनोक्साइड के बाद H+ जो दिया हुआ है, तो H+ जो है वो जो क्या करेगा, फिर H+ ऐड हो जाएगा और ये फेनोल देगा। अब जैसे पारा पोजीशन पे अगर मान लीजिए आ जाता है, पारा पोजीशन पे कोई नाइट्रो ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, बहुत इजी है पहचान करना। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन है, ओके, क्या है, नाइट्रोजन है, और वो अटैच है ऑक्सीजन से, और एक्चुअली नाइट्रोजन जो है अटैक करने वाले हैं। तो नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और नाइट्रोजन जो है अपनी तरफ। तो हमने देखा जब ये पारा पोजीशन पे आया और ये पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले, तो जो भी आपके ऑक्सीजन से अटैच है, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ऐसे ग्रुप जो होंगे जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट रहेगा जो मेन एटम से, तो वैसे ग्रुप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन होगा, जो कि क्या करेगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच रहेगा, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच रहेगा, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे उतने डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे पारा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसने टेम्परेचर को कितना कम कर दिया, 443 केल्विन कर दिया। अब जब ये पारा और ऑर्थो पे प्रेजेंट है, तो टेम्परेचर आप देख सकते हैं 368 हो गया। तो ये और भी क्या कर दिया, इजी बना दिया। अब हम जो है, अब एक और भी हम लोग करते हैं, इसको जब हम करते हैं तो सीधे हम लोग गर्म करते हैं और ये हमें रिएक्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना जो है चेंजेस आया है। जब पारा पे था तो 443, जब ऑर्थो पे भी आ गया तो 368 केल्विन, और जब तीनों पोजीशन ऑक्युपाइड हो गया, ऑर्थो पारा तीनों पोजीशन ऑक्युपाइड हो गया, तो ये जो है सीधा जो वार्म किए और हमें ये रिएक्शन हो गया। ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है तुरंत दिखा दिया। तो आखिर क्या होता है इसमें, तो अगेन ये जो रेजोनेंस है आप देख सकते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट भी होता है। और आप जो है यहाँ पे OH जो है इस पे अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या हो गया, यहाँ का जो 5 यहाँ जो कार्बन एटम है, जैसे मान लो कि अटैक करेगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा OH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH अगर अटैक कर दिया तो यहाँ ये जो कार्बन एटम होगा उसका तो 5 बॉन्डिंग हो जाएगा। तो 5 बॉन्डिंग तो क्वाइट अनस्टेबल है, कार्बन का तो 4 ही हो जाता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया। इधर शिफ्ट करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, रेजोनेंस, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर ये इधर लास्ट में दे दिया, और ये जो अल्टीमेटली बन गया इस तरह का हो गया, और ये बन गया फाइनली इस तरह। क्लोरीन जो है हट गए, क्लोरीन हट गए, क्यों हट गए, क्योंकि यहाँ थोड़ी अनस्टेबिलिटी हो गई, तो क्लोरीन हट गया, और यहाँ पे इस तरह का जो है ये जो नाइट्रोफेनोल जो है वो प्रिपेयर हो गया, तो पारानाइट्रोफेनोल हो गया। अब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अब देख सकते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे भी यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो जिस पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज है, तो आखिर ये नेगेटिव चार्ज के पोजीशन पे आप देख सकते हैं ऑर्थो पे जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो आखिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम होता है, वो नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचते हैं, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेंगे, तो अपनी तरफ खींचेंगे तो इस रिंग को तो स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि चार्ज मतलब मुसीबत, चार्ज का मीनिंग क्या होगा, मुसीबत, उस मुसीबत को तो कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो होगा किस पोजीशन पे रहेंगे तो इफेक्टिव होंगे, तो ऑर्थो पे रहेंगे, पारा पे होंगे, मेटा पे तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है। इस पोजीशन पे जो है
इस पोजीशन पे तो नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, तो इसकी तो बात ही नहीं है। किस पोजीशन पे आ रहा है? ऑर्थो पे और पारा पे। तो इसीलिए ऑर्थो और पारा पे ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और आपने देखा जब तीनों पोजीशन नाइट्रो ग्रुप से अटैच है तो ये और भी ज़्यादा इफेक्ट शो करता है, और भी क्या ये शो करेगा, इफेक्ट शो करेगा। और ये जो रिएक्शन जो होंगे ये कम ही टेम्परेचर पे, और थर्ड में तो आपने देखा सीधा वार्म करो और तुरंत मिल जाएगा। लेकिन मेटा पे क्या होगा? मेटा पे नेगेटिव चार्ज जो है ही नहीं, आ ही नहीं रहा है, तो उसको रहने से, नाइट्रो ग्रुप वहाँ रहने से नहीं रहने से कोई मतलब नहीं है। तो ऑर्थो और पारा पे ये जो नाइट्रो ग्रुप अपना इफेक्ट शो करते हैं, जबकि मेटा पोजीशन पे ये इफेक्ट अपना नहीं शो करते हैं। यही इसका जो है आंसर है। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बहुत इजी भी है, और जो है एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो ये लगभग हर में, जैसे अभी हम लोग जो है अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे जो अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है कार्बोनाइल कंपाउंड के रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उस सब में, अमीन्स में, सारे में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता ही है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होंगे। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जो, न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव, जो हम लोगों ने देखा। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा पॉजिटिव स्पीसीज। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्पीसीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब ये पॉजिटिव स्पीसीज कैसे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन जनरली कैसे होते हैं? हैलाइड आयन माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट का मीनिंग जो होता है, तो माइनस आई इफेक्ट जो शो करेंगे, तो माइनस आई इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होती है। क्योंकि हेलोजन आपको पता ही है कि जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ज़्यादा उनमें लालच होता है, क्योंकि जस्ट नोबल गैस के जस्ट बगल पड़ोसी हैं, तो ये ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे, तो माइनस आई इफेक्ट होता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, और ये इलेक्ट्रॉन ये अपना ये शेयर करेंगे, और जो है जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा? ऑर्थो पारा पोजीशन पे होगा। तो ऑर्थो पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का क्यों सब्स्टिट्यूशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा ही पोजीशन पे क्यों आएंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव के पास जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है? ऑर्थो और पारा पोजीशन पे। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा केवल ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे ही होगा, मेटा पे नहीं होगा। तो ये जो ग्रुप है, ये जो हैलाइड आयन है, वो कैसे ग्रुप है? ऑर्थो पारा डायरेक्टिव है। और चूंकि इनमें माइनस आई इफेक्ट होता है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो उतने ज़्यादा जो है ये थोड़े से लेस रिएक्टिव होंगे, थोड़े से क्या हो जाएंगे? लेस रिएक्टिव होंगे, थोड़े से स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होंगे, थोड़े से क्या हो जाएंगे? डीएक्टिवेटिंग होंगे। डीएक्टिवेटिंग का मीनिंग होता है कि जो है डीएक्टिवेट करेंगे, थोड़ा सा नहीं रिएक्शन कर, डीमोटिवेट जो कहा जाता है उसी का जस्ट, तो डीएक्टिवेट कर उतने अच्छे से ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग जितने होने चाहिए उतने नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो गुण है, हेलोजन का गुण क्या है कि इलेक्ट्रॉन को, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, जिसकी वजह से, इस गुण के वजह से ये थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग रहेंगे। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग रहेंगे लेकिन डीएक्टिवेटिंग। तो कभी कभी क्वेश्चन पर पूछा जाता है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग क्यों होंगे? क्योंकि जो रेजोनेंस अगर दिखाएंगे तो रेजोनेंस आपको दिखाना पड़ेगा, और रेजोनेंस के थ्रू समझाना पड़ेगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन दे आर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग पोजीशन, ऑर्थो पारा पे क्या होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, जो कि नेगेटिव चार्ज के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो उसके वजह से क्या होगा कि उसी पोजीशन पे, चूँकि इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है, उसी पोजीशन पे आ सकता है, तो इसीलिए ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होंगे। और डीएक्टिवेटिंग क्यों होंगे? क्योंकि ये हेलोजन है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिसकी वजह से डीएक्टिवेटिंग। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे, जो कि 11th में आप अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये Cl2 जो होगा, यहाँ पे Cl+,
ये क्या करेंगे, ये Cl+ जो है इलेक्ट्रोफाइल है जो इस पे अटैच होगा, जो कि ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे अटैच होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे माइनर क्यों लिखा है, यहाँ पे मेजर क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पोजीशन है जस्ट बगल वाला पोजीशन है जहाँ पे स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। मतलब यहाँ पे अटैक करने के लिए थोड़ा सा इसको ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगल में जो है ऑलरेडी एक क्लोराइड आयन है, बड़ा सा आयन है, तो इसीलिए ये क्लोरीन एटम है, यहाँ पे बड़ा सा क्लोरीन एटम है, तो इसीलिए इस यहाँ पे आने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन यहाँ तो रास्ता पूरा साफ है, क्लियर है, तो ये आराम से आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ऑर्थो वाला कम प्रोडक्ट बनेगा और पारा वाला ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ भी सेम हम लोग देखते हैं अगेन नाइट्रोजन में HNO3 H2SO4, और ये माइनर बनेंगे ऑर्थो वाले और पारा वाला ज़्यादा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो में क्या हो, स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। अब यहाँ पे सल्फोनेशन, सल्फोनिक एसिड, ये अगेन SO3H, तो ये जो है माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा। तो इस तरह जो है ये क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया ऑर्थो पोजीशन पे, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन हो गया, ये सारा हम लोग देखें। अब नेक्स्ट जो है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो है आपको ये रिएक्टेंट याद करने पड़ेंगे, और ये 11th में पढ़े हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन एसाइलेशन और अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, एल्काइल ग्रुप, और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप। ये क्या है ग्रुप, ये है एसाइल ग्रुप। तो एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप ऐड करेंगे, ये वाला ऐड होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, अल्काइलेशन जो होगा उसमें ये वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो हेलो अल्केन लेंगे, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट जो होगा वो कैटलिस्ट होगा एनहाइड्रस AlCl3, और ये मैकेनिज्म आपने देखा था। तो इस तरह जो है यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगेन ऑर्थो और पारा वाला जब भी इस तरह की बात आए तो आपको ये ध्यान में देना है कि ऑर्थो वाला थोड़ा सा कम होता है और पारा वाला थोड़ा सा जो है ज़्यादा होता है। ओके, तो अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्यों होगा, ऑर्थोपारा जो है क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग भी है, तो ये क्यों होता है। तो यहाँ पे इसके आंसर दिए हुए हैं कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है रेजोनेंस की वजह से। दो चीज़ है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचा और रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को दिया, दोनों चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या खींचने का काम करेगा, तो क्लोरीन अगर देना चाहेगा तो थोड़ा सा क्या होगा, क्लोरीन को देने नहीं देगा जितने, अगर मान लो कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता तो पूरी अच्छे से दे सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो जो है उसका दूसरा भी नेचर है, देने का भी है, डबल चेहरा है इसका, तो ये थोड़ा सा कम करेगा, जिसकी वजह से ये डीएस्टेबलाइज करेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, जो कार्बोकेटायन बने हैं प्लस, तो इसको डीएस्टेबलाइज करेगा। तो डीएस्टेबलाइज करेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये अटैच हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज को कैसे ख़त्म होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होगा। तो अब यहाँ पे ऑर्थो पारा दोनों पे दिखाया गया है। तो रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस क्या करेगा, देने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज, कार्बोकेटायन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को लेके ख़त्म करेगा, तो रेजोनेंस सपोर्ट करेगा, और लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो अपोज करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस से स्ट्रॉन्गर होगा। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, लेने वाला, रेजोनेंस देने वाला, तो लेने वाला पावर जो है बढ़ जाएगा, और इसीलिए जो है डीएक्टिवेटिंग होगा वो। और ये जो रेजोनेंस इफेक्ट जो होगा, अब यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो जो है इसको इंक्रीज़ करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, ऑर्थो पारा पोजीशन पे जो हो रहा था इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आ रहा था उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन
दोनों के बीच में ये जो दोनों के बीच में जो होगा इस तरह की बातें होंगी जिससे कि ये डीएक्टिवेशन होगा, उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितने दूसरे में होता है। तो अब ये रिएक्टिविटी जो कंट्रोल होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और ओरिएंटेशन जो होगा वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। तो दोनों चीज़ें आएंगी और दोनों जस्ट अपोजिट है, जैसे दिन और रात उसके उस जैसा। अब यहाँ पे हम ऊर्ज रिएक्शन, ये बिल्कुल ऊर्ज रिएक्शन की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने नाम थोड़ा चेंज कर दिया। नाम क्या हो गया, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये जो रिएक्शन था ऊर्ज रिएक्शन था, अब जब ये आ गया तो फिटिंग आ गया, फिटिक रिएक्शन आ गया, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, और ये ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, ये जो है ये अल्काइल ग्रुप इस पे अटैच हो गया, और Na जो है सोडियम जो है हेलोजन लेके चला गया। जब दोनों जो है, अब ये जो क्या होगा अराइल हैलाइड के केस में फिटिक, देखो ऊर्ज ने क्या कहा था, ऊर्ज ने कहा था अल्काइल जो हैलाइड है उसके लिए, और जो एराइल हैलाइड है उसके लिए फिटिक ने दिया था, और दोनों मिलके जो है वो हो गया ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, जिसमें दोनों चीज़ आएंगे। इसमें क्या है, अल्काइल ग्रुप भी है और एराइल ग्रुप भी है। इसमें क्या है, इसमें जो दोनों एरिनसी है, तो डाइफिनाइल ये हो जाएगा, डाइफिनाइल मिलेगा। तो ये इस तरह के रिएक्शन हमको मिलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीहेलोजेनेट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पॉलीहेलोजेनेटेड कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड मीन्स ये जो कंपाउंड होंगे उसमें एक से ज़्यादा हेलोजन एटम रहेगा। जब भी पॉली आ गया मीन्स मैनी हेलोजन एटम हो सकते हैं। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो है मिथाइलिन क्लोराइड, जिससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है यूज़ होते हैं पेंट रिमूवर के रूप में यूज़ होते हैं, एरोजल के प्रोपेलेंट के रूप में यूज़ होते हैं, ड्रग्स जो होता है उसके प्रोसेस सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होते हैं, और जो मेटल को क्लीन करने के लिए जो यूज़ होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो अब इसका ये जो मिथिलीन क्लोराइड है, मिथाइलिन क्लोराइड है, इसमें 2 क्लोरीन जो है वो 1 कार्बन, तो 2 क्लोरीन जब 1 कार्बन पे होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, जेम डाइहाइलाइड हो जाएगा। तो ये जेम की बात हो रही है, तो है जेम, लेकिन ये जेम बिल्कुल नहीं होंगे आपके स्किन के लिए, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, आपके आँख के लिए। तो ये बहुत ही जो है हार्मफुल होगा, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिस्टर्ब करता है। उसके बाद जो है कान में अगर पड़ जाए तो इसको थोड़ा सा जो है इम्पेयरमेंट, हियरिंग लॉस हो सकता है, विज़न लॉस हो सकता है, हम लोग देख नहीं सकते, कॉर्निया ही को जला देता है। ये स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो बर्निंग हो जाएगा, स्किन जलने लगेगा। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें होगी मिथाइलिन क्लोराइड में। अब ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, अब इसमें क्या आ गया, 3 क्लोरीन एटम आ गया। इसमें क्या आ गया, 3 क्लोरीन एटम आ गया। तो CCl ट्राइक्लोरोमीथेन, ये इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, यहाँ पे H। तो क्लोरोफॉर्म, अब देखो क्लोरोफॉर्म आ गया जब क्लोरीन आएगा, यहाँ पे 3 आयोडीन आ जाएगा तो आइडोफॉर्म, 3 ब्रोमीन आ जाएगा तो ब्रोमोफॉर्म, तो इसका नाम हो गया क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म जो होते हैं ये जनरली कहाँ क्या होता है इनका यूज़, ये सॉल्वेंट के रूप में, जो कि फैट अल्कलॉइड्स और आयोडीन के सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है फ्रीयन जो रेफ्रिजरेटर जो R22 यूज़ होता है उसमें भी ये काम आते हैं। उसके बाद जो सर्जरी होती है, उस सर्जरी में जो एनेस्थेसिया दिया जाता है, जो कि बेहोश करने वाला, जिससे कि सर्जरी में जो भी कुछ हो वो पता नहीं चले, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो इसका यूज़ होता था क्योंकि ये ईथर से ज़्यादा, ईथर से कम जो है, इस ईथर थोड़ा सा ख़तरनाक था लेकिन ईथर से ज़्यादा ये सेफ पाया गया, तो इसीलिए इसका यूज़ होता था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि, लेकिन ये ऐसा नहीं सोचो कि ये हार्मफुल नहीं होगा, ये हार्मफुल भी है। थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म वेपर अगर लेते हैं तो क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, जो हमको सोचने की क्षमता देता है उसको थोड़ा सा डिप्रेस कर देता है। और थोड़ा सा अगर ये आ गया
तो हमारे बॉडी में आ गया तो ये थकान देगा, फिर सर दर्द होगा। तो ये बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। हार्मफुल जब ये बहुत ज़्यादा हम क्लोरोफॉर्म जो है सांस के थ्रू हम ले लेते हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, लीवर में जाके फॉस्जीन बन जाएगा। तो फॉस्जीन जो होता है बहुत ही हार्मफुल गैस है, पॉइजनस गैस है। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म जो होता है जनरली लिक्विड के फॉर्म में होता है क्लोरोफॉर्म। तो ये जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको एक डार्क बोतल में रखा जाता है। कैसे बोतल में रखा जाएगा, डार्क बोतल में, और पूरी तरह भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो एयर और लाइट से कांटेक्ट में आएगा और क्लोज डार्क पूरा जो है वो कैसा बोतल एकदम काला, एकदम कुछ उसमें लाइट उसमें इंटर नहीं, जैसे ही वो लाइट लाइट से मिलेगा तो ये बहुत पॉइजनस, एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस बनता है। तो एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है फॉस्जीन, जिसका नाम क्या है, फॉस्जीन है। तो इसीलिए बॉटल जो होता है क्लोरोफॉर्म का कभी भी नहीं देखना है। उसको सोचोगे कि खोल लेंगे बॉटल को, तो खोल के फिर तो क्या होगा, तुरंत एयर से रिएक्ट करेगा, फॉस्जीन गैस बनेगा और जो है क्या हो जाएगा कि वो गैस जो है हमारे नाक के थ्रू जो है जाएगा और उसके बाद हम लोग का डेथ हो जाएगा। तो ये चीज़ें होंगी इसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ होंगी। अब आता है आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म जनरली एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, और ये एंटीसेप्टिक इसीलिए के रूप में काम करता है क्योंकि यहाँ पे फ्री आयोडीन निकलता है। तो फ्री आयोडीन, जैसे आयोडीन यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आयोडीन, और ये आयोडीन होगा और यहाँ पे आयोडीन। तो 3 आयोडीन है और 1 हाइड्रोजन, तो इसको आइडोफॉर्म कहेंगे। तो आयोडीन, फ्री आयोडीन रिलीज होगा, और ये आयोडीन रिलीज होने के चलते ही ये जो है एंटीसेप्टिक का काम करता है। लेकिन टेस्ट इसका स्मेल बहुत ही ख़राब होता है, जिसकी वजह से इसका रिप्लेसमेंट हो गया। अब ट्राईक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कार्बन कितने क्लोरीन से घिरा हुआ है, 4 क्लोरीन से। कितने क्लोरीन से, 4 क्लोरीन से। तो ये क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। तो और ये जो होता है इसका क्या यूजेस होता है हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मेजर जिसके वजह से ये बहुत ही प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, तो ये सीधा बहुत ही स्टेबल होता है और ये सीधा चला जाता है आपका ओजोन लेयर में, और ओजोन लेयर में जो ओजोन होल है उसका भी ये वजह बन जाता है। ये डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को, और जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी अल्ट्रावायलेट रेज जो फिल्टर होता था ओजोन लेयर में, उसको वो फिल्टर नहीं होगा और वो पूरा जो है धरती पे आएगा। उसके बाद स्किन कैंसर, आई डिजीज़, डिज़ॉर्डर, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें होंगी। और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। तो यूजेस क्या है, रेफ्रिजरेटर में, प्रोपेलेंट में यूज़ होता है। उसके बाद जो होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फिर जो क्लीन करने वाला जो फ्लूइड है इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उसके बाद होम में भी यूज़ होता है, स्पॉट रिमूव। और एक इम्पॉर्टेंट वर्क है इसका जो है आग बुझाने के लिए। इसका यूज़ क्या होता है, आग बुझाने के लिए रूप में भी यूज़ होता है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां भी इससे होती हैं, जैसे जो है एक्सपोजर अगर हो गया तो लिवर कैंसर हो जाएगा। फिर जो अगर एक्सपोजर हो गया तो क्या हो जाएगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, नौशिया होगा, नर्व सेल डैमेज हो जाएंगे, फिर कोमा में चले जाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। हार्ट बीट को इरेगुलर कर देता है, आई को इरिटेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे जो मोस्ट जो ये तो एक पर्टिकुलर पर्सन को करेगा, लेकिन जब ओजोन लेयर में जाएगा तो ये तो पूरा ह्यूमन बीइंग, पूरे अर्थ पे ये इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब है फ्रियोन। फ्रियोन जो होता है, फ्रियोन का जो फॉर्मूला होगा CCl2F2। अगेन इसमें जो है हेलोजन ज़्यादा है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोरीन भी है फ्लोरीन भी है, दोनों है, और ये मीथेन से बने होते हैं। तो मीथेन जैसे एक कार्बन है यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, एक कार्बन और 2 फ्लोरीन है और 2 क्लोरीन है।
तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, या तो मीथेन के होंगे या इथेन। तो ऐसे को कंपाउंड को कहेंगे फ्रियोन। क्या कहेंगे इसको? फ्रियोन कहेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल कहने का मतलब है ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, और प्रॉब्लम तभी होता है जब ये स्टेबल होगा। तो स्टेबल अगर हो जाता है तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे अर्थ पे प्रोड्यूस हुआ, अर्थ पे मैन्युफैक्चर हो गया, ये सीधे जो है ट्रोपोस्फेयर में से होते हुए ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँच जाएगा। और ये अगेन जो है ये क्या करेगा, ये ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करेगा। ओजोन लेयर को क्या करेगा, उसको जो है डिप्लीट करेगा उसको, जो है। और ये जनरली क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में, जैसे आपका जो है एसी में, वहाँ पे यूज़। तो इस तरह हमने देखा कि जो भी ये फ्रियोन जो है काफ़ी स्टेबल होगा, और ये ऊपर जाएगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जाके चेन रिएक्शन इनिशिएट कर देगा, और जिसके वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिस्टर्ब होगा, और फिर उसमें उससे क्या हो जाएगा, जो भी यूवी रे है फिल्टर नहीं हो पाएगा, और सीधा जो है वो आएगा अर्थ पे, और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है डीडीटी। तो डीडीटी का फुल फॉर्म जो होता है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। तो डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। तो इसका जो है ये हो गया डीडीटी। ओके। तो अब इसके स्ट्रक्चर्स हम लोग देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्स जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमें ये क्या हो गया, पीपी पारा पोजीशन पे है। पीपी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीपी डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो। देखो पीपी डाईक्लोरो डाईफिनाइल, यहाँ पे क्या है, पी डैश डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ट्राईक्लोरो इथेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो जगह, एक यहाँ पे कार्बन है और एक यहाँ पे कार्बन है। तो दो कार्बन है तो इथेन हो जाएगा। दो, इस इथेन से दो फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो ये जो है पीपी और पैरा पोजीशन पे क्लोरो है, तो पीपी डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं ये कब प्रिपेयर हो गया था। तो 1839 में प्रिपेयर हो गया, 1873 में प्रिपेयर हो गया, सॉरी। तो 1873 में बना ये पहला जो क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था, वो पहले बना। तो 1939 में, अब देखो कितने साल लग गए। पॉल मुलर जो थे उन्होंने ये बहुत दिन पहले बन गया था, लेकिन ये कैसे यूज़ होगा, किस रूप में यूज़ होगा, इसको किसी को पता नहीं था। तो उन्होंने यूज़ दिखाया और उनको नोबेल प्राइज़ मिला इसके यूज़ दिखाने पे। इंसेक्टिसाइड के रूप में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और बहुत ही, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो मॉस्किटो का वहाँ उस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, और जिससे मलेरिया फैलते थे, लाइस से टाइफस फैलता। तो इन सब के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए पैदा हुआ। लेकिन क्या होता था, इससे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो प्रॉब्लम शुरू हो गया 1940s में। तो 1940s में क्या प्रॉब्लम शुरू हो गया, ये इतना स्टेबल होता था कि, और ये जाके फैट में जाके छुप जाता था। तो अगर मान लो कि जैसे कोई एनिमल, जैसे फ़िश, अगर पॉन्ड में डीडीटी का छिड़काव किया गया है तो फ़िश के बॉडी में जाएगा, फ़िश उसको जो है उसके बॉडी में कंसंट्रेट होगा, और कंसंट्रेट होते होते उसका जो है बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बन जाता है। और जब उसी फ़िश को अगर मान लो कि कोई दूसरा जो है ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है, तो वो उसके बॉडी में आ जाता है। और ये जो है बहुत ही, इसकी जो स्टेबिलिटी के चलते ये इसका यूज पे बैन हो गया। और 1973 में तो बिल्कुल इसके यूज़ को ख़त्म ये बैन कर दिया यूनाइटेड स्टेट में, और सब जगह जो है अभी भी जो है इसका यूज़ हो ही रहा है। तो ये इसका मेन जो विनाश का जो कारण था, ये इसकी स्टेबिलिटी, जो इसे ये हम समझते हैं कि ये स्टेबल नहीं था। ये जो है ये इसकी स्टेबिलिटी ही मेजर इसका रीज़न बना इसके बैन का। तो इस तरह जो है हम लोगों ने पॉलीहेलोजेनेटेड कंपाउंड ख़त्म कर लिया है। और आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।